नमस्कार दोस्तों, होंडा कंपनी पूरी आई बुक 12 चैप्टर की लेकर आया हूँ। पूरी बुक जिसमें 12 चैप्टर हैं और हर चैप्टर में कंपनी की शुरुआत से लेकर अभी तक क्या क्या रहा कंपनी ने पूरी कहानी कवर की है। तो शुरू करते हैं पहले चैप्टर से कि फाउंडेशन, वो भी सपनों की फाउंडेशन। 1946 से 1948 तक का समय, ये है पहला चैप्टर दोस्तों। तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1945 में जापान तबाही के कगार पर था दोस्तों। जब युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद जापान पूरा का पूरा 1945 में जापान तबाही के कगार पर था। अब बमबारी ने शहरों को खंडहरों में तब्दील कर दिया था। और अर्थव्यवस्था की अगर बात करें इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी बिल्कुल चरमराई हुई थी। सड़कों पर परिवहन साधनों की कमी थी क्योंकि बिल्कुल इकोनॉमी डाउन हो गई थी युद्ध के कारण। तो सड़कों पर परिवहन साधनों की, ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल की कमी थी। और आज होंडा किस फील्ड में काम करता है वो आपको पता है। तो ऐसे सड़कों पर परिवहन साधनों की कमी थी और लोग सस्ते विश्वसनीय वाहनों की तलाश में थे। इस दौर में हमामात्सु शिजुओका जो रीजन है, वहां के एक छोटे से गांव में, जापान के एक हमामात्सु शिजुओका रीजन के एक छोटे से गांव में एक साधारण ब्लैकस्मिथ यानी लोहार का बेटा सोइचिरो होंडा नाम का व्यक्ति अपने सपनों को साकार करने की राह पर था। उनकी कहानी जो इनोवेशन, दृढ़ संकल्प और टेक्नोलॉजी प्रतिभा से बुनी गई दोस्तों, उनकी कहानी। और ये कहानी न केवल होंडा मोटर कंपनी की फाउंडेशन बनी उनकी कहानी, बल्कि वैश्विक ऑटोमोबाइल और मोटरसाइकिल इंडस्ट्री में एक रिवॉल्यूशन लेकर आई। तो सोइचिरो होंडा का जन्म 17 नवंबर 1906 को तेनरयू हमामात्सु में हुआ था। उनके पिता गिहेई होंडा एक ब्लैक स्मिथ थे। ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है लोहार। जापान में ब्लैक स्मिथ कहा जाता है उसको। तो जापानी लोहार के परिवार में उनका जन्म हुआ था 17 नवंबर 1906 को तेनरयू हमामात्सु में, जो साइकिलों की मरम्मत भी करते थे। बचपन से ही उनके पिता जो थे वो साइकिलों की मरम्मत भी करते थे। तो बचपन से ही सोइचिरो मशीनों के प्रति आकर्षित थे। वह अपने पिता के कारखानों में घंटों बिताते। जो कोई किसी का बेटा कोई किसान होता है तो उसका बेटा खेतों में समय बिताता है। इसी तरह ये मरम्मत करते थे साइकिलों की। तो वहां पर मशीनों के बीच अपने पिता के साथ काम करते होंगे। तो वो अपने पिता के कारखानों में घंटों बिताते, उपकरणों और इंजनों को समझने की कोशिश करते। एक बार उन्होंने एक मॉडल डी फोर्ड की मॉडल डी कार देखी और उसका इंजन इनके लिए जादू जैसा था क्योंकि ये इंजन से चलती थी, जबकि साइकिल उन्होंने देखी थी, शायद ऐसा एक अंदाजे से देखा जाए तो साइकिल जो पैडल मारकर चलाई जाती है, जबकि ये अपने आप चलती थी। तो उसका जो इंजन उसके अंदर रखा गया था, उसके कारण वो इस तरह अपने आप चल पाती थी। तो उनके लिए ये इंजन एक प्रकार का जादू जैसा अनुभव था। ये अनुभव उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बना दोस्तों। अब 15 साल की उम्र में सोइचिरो ने स्कूल छोड़ दिया, 15 साल की उम्र में, और टोक्यो में एक ऑटोमोबाइल मरम्मत की दुकान जो थी आर्ट शोकाई नाम की, वहां पर मैकेनिक के रूप में काम शुरू किया। वहां उन्होंने 6 साल तक ऑटोमोबाइल और रेसिंग कारों की मरम्मत का अनुभव प्राप्त किया। अब 1937 में सोइचिरो ने अपनी पहली कंपनी तोकाई सेकी उसकी स्थापना की, जो पिस्टन रिंग्स बनाती थी। पिस्टन जो आता है इंजन के अंदर, वो जो ऊपर नीचे होता है, उसकी रिंग बनाती थी। तो ये कंपनी जो उनकी तोकाई सेकी कंपनी थी, वो कंपनी टोयोटा को सप्लाई करती थी ये रिंग। लेकिन क्वालिटी की समस्याओं और युद्ध के कारण ये संघर्ष करती रही। ये कंपनी पहली उनकी 1937 में जो स्थापना की थी कंपनी की, वो संघर्ष करती रही। अब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कंपनी ने सैन्य उपकरण बनाए, लेकिन 1945 में बमबारी ने उनके कारखाने को नष्ट कर दिया। तो युद्ध के बाद सोइचिरो ने तोकाई सेकी को टोयोटा को बेच दिया और 1 साल तक आराम लिया।
जिसे उन्होंने बाद में जीवन का सबसे रचनात्मक समय बताया था सोइचिरो होंडा ने। इस दौरान उन्होंने छोटे इंजनों पर प्रयोग शुरू किए जो युद्ध के बाद के जापान की जरूरतों को पूरा कर सकते थे। इस तरह उन्होंने विश्राम लिया और इस दौरान जो विश्राम लिया, आराम लिया, इस दौरान वो ऐसे ही नहीं बैठे रहे। उन्होंने काम किया, रिसर्च की और रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी पर फोकस किया, कुछ न कुछ नया सर्जन किया, रिसर्च किया, गहराई से टेक्नोलॉजी को समझा। यही दोस्तों उस वक्त तो एडवांस टेक्नोलॉजी थी, ये जो ऑटोमोबाइल व्हीकल आते हैं वही। तो उन्होंने छोटे इंजनों पर प्रयोग शुरू किए इस दौरान जब उन्होंने विश्राम लिया, तब जो युद्ध के बाद के जापान की जरूरतों को पूरा कर सकते थे। 1946 में सोइचिरो ने होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की। 1946 में 1945 में युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद एक साल बाद उन्होंने सोइचिरो होंडा ने होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की। उनका पहला आविष्कार था एक साइकिल में लगाया जाने वाला 50 सीसी का 2 स्ट्रोक वाला इंजन, जिसे चिमनी इंजन कहा गया। अब चिमनी इंजन क्यों कहा गया? क्योंकि इसका निकास जो धुआं निकलता है उसकी पाइप चिमनी जैसी दिखती थी, इसलिए उसको चिमनी इंजन कहा गया। अब ये इंजन पुराने सैन्य जनरेटरों से बने थे। ये जो पूरे के पूरे इंजन थे वो पुराने सैन्य मिलिट्री जनरेटर थे, उनसे बने थे जो युद्ध के बाद सस्ते में उपलब्ध थे। इस साधारण मशीन ने जापानियों को सस्ता और विश्वसनीय ट्रांसपोर्टेशन प्रदान किया, क्योंकि पेट्रोल की कमी और महंगी गाड़ियों ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी थी। सोइचिरो की ये रचना, उन्होंने जो ये बनाया था वो न केवल टेक्नोलॉजी रूप से नया था बल्कि ये उनके दर्शन को भी दर्शाती थी। ये मशीन दोस्तों, उनका दर्शन था लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना, पैसे कमाना। ये तो सबकी होप होती है, आशा होती है, लेकिन उनका दर्शन था, विजन था लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो 1948 में सोइचिरो ने होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड की आधिकारिक स्थापना की। 1948 में उन्होंने इस कंपनी की स्थापना की। उनके पास केवल 34 कर्मचारी और 1 मिलियन येन, जापानी करेंसी येन होती है, तो 1 मिलियन येन की पैसे थे उनके पास। इस समय सोइचिरो ने अपने दोस्त और व्यापारिक प्रतिभा के धनी टाकेयो फुजीसावा, थोड़ा मैं नाम में क्लियरिटी रखता हूँ, धनी एक व्यक्ति थे, प्रतिभा थे, बहुत व्यापारी बिजनेसमैन प्रतिभा थे। तो टाकेयो फुजीसावा नाम के व्यक्ति, उनको कंपनी में शामिल किया, होंडा कंपनी में। अब आगे दोस्तों, तो उनको शामिल करने के बाद जहां सोइचिरो होंडा जो नाम के फाउंडर थे कंपनी के, तो वो सोइचिरो इंजीनियरिंग और डिजाइन पर ध्यान केंद्रित करते थे। और दोस्तों, कोई कंपनी शुरू करते थे तो 2 या 4 या 5 या जितने भी व्यक्ति है वो सब लोग मिलकर काम करते हैं और सबकी टैलेंट के अनुसार सबको अपनी अपनी फील्ड में काम करना होता है, तब जाकर कोई कंपनी सक्सेसफुल होती है। और ये सारे वैल्यूज, इन सारी मेरी जो आई बुक लेकर आता हूँ कंपनी पर किसी भी कई कंपनियों पर लेकर आया हूँ और आने वाले समय में भी कई कंपनी पर लेकर आऊंगा। तो इन कंपनीज में से आपको एक बिजनेस कैसे किया जाता है उसका एक वातावरण एक्सपीरियंस मिलेगा दोस्तों, इसलिए ये मैं काम करता हूँ। तो सोइचिरो इंजीनियरिंग और डिजाइन पर ध्यान केंद्रित करते थे क्योंकि उनका टैलेंट इसमें था। वही जो फुजीसावा थे जिनको उन्होंने शामिल किया था सोइचिरो ने, वो फाइनेंस, मार्केटिंग और बिक्री का जिम्मा संभाला उन्होंने शुरुआत में। ये साझेदारी होंडा की सफलता की रीढ़ बनी। ये पार्टनरशिप दोनों व्यक्तियों की, फुजीसावा और सोइचिरो दोनों व्यक्तियों की पार्टनरशिप होंडा कंपनी की सफलता की रीढ़ बनी। फुजीसावा की स्ट्रेटेजी थी कि कंपनी को छोटे और किफायती वाहनों पर ध्यान देना चाहिए जो आम लोगों की पहुंच में हो। बड़े बड़े लोगों तो कितनी तादाद में हो सकते हैं, अमीर लोग कितनी तादाद में हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने आम साधारण लोगों की पहुंच में हो ऐसे वाहन विकसित करने की स्ट्रेटेजी अपनाई। इस दृष्टिकोण ने होंडा को जापान में छोटे मोटरसाइकिल बाजार में तेजी से उभरने में मदद की। इसी दृष्टिकोण ने, विजन ने, इसी सोच ने होंडा कंपनी को जापान के छोटे जो मोटरसाइकिल बाजार था उसमें तेजी से उभरने में मदद की।
इस शुरुआती दौर में होंडा को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। कच्चे माल की कमी, अब ये मैं चुनौतियां गिना रहा हूं, तो कच्चे माल की कमी, सीमित पूंजी, पूंजी का मतलब होता है कैपिटल, पैसे, सीमित पैसों का संसाधन और टेक्नोलॉजी सीमाओं ने उनके रास्ते में बाधाएं खड़ी की। फिर भी सोइचिरो होंडा का जुनून, पैशन और कर्मचारियों की मेहनत ने कंपनी को आगे बढ़ाया। इन चुनौतियों के बावजूद माल की कमी थी, कच्चे माल के रॉ मटेरियल की कमी थी, पैसों की कमी थी, टेक्नोलॉजी सीमाओं ने, टेक्नोलॉजी भी लिमिटेड थी, सीमित थी, कोई बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं थी और नई टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए भी कोई ऐसी संसाधन नहीं थे। फिर भी इस सोइचिरो का जुनून, सोइचिरो होंडा का पैशन और कर्मचारियों की मेहनत ने कंपनी को आगे बढ़ाया। अब 1948 तक होंडा ने अपनी पहली पूर्ण मोटरसाइकिल, अपनी खुद की पूरी मोटरसाइकिल ड्रीम बी टाइप, उसके प्रोटोटाइप पर काम शुरू कर दिया था 1948 तक, जो अगले वर्ष लॉन्च होने वाली थी 1949 में। ये छोटा सा कदम एक वैश्विक साम्राज्य की फाउंडेशन बनने जा रहा था। सोइचिरो होंडा का मानना था, सपने वो शक्ति है जो हमें असंभव को संभव बनाने की प्रेरणा देते हैं। ये होते हैं सपने दोस्तों, ये सोइचिरो होंडा का मानना था। मशहूर एक बड़े उद्योगपति की जुबान बोल रहा हूं मैं। तो दोस्तों सपने वो होते हैं, वो शक्ति है, वो पावर है जो हमें असंभव को संभव बनाने की प्रेरणा और ताकत देते हैं। तो इस चैप्टर में हम देखते हैं कि कैसे एक छोटे से इस अध्याय में हम देखते हैं कि कैसे एक छोटे से गैरेज में शुरू हुआ एक सपना टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और मानवीय दृढ़ता के साथ एक वैश्विक ब्रांड की शुरुआत बन गया। आप सोचो कैसे, सोचो नहीं, आपने देखा कि कैसे एक छोटा सा सपना टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और मानव की दृढ़ता के साथ एक वैश्विक, पूरी वर्ल्ड की एक ब्रांड की शुरुआत बन गया। होंडा मोटर कंपनी की स्थापना न केवल एक कंपनी की शुरुआत थी, बल्कि ये एक ऐसे दृष्टिकोण की शुरुआत थी जो द पावर ऑफ ड्रीम्स के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों पहला चैप्टर खत्म हुआ और शुरू करते हैं दूसरा चैप्टर। दोस्तों दूसरा चैप्टर है पहली मोटरसाइकिल ड्रीम डी टाइप, 1949 से 1953 तक का 4 साल का समय इस चैप्टर 2 में मैंने कवर किया है। तो 1948 में होंडा मोटर कंपनी की स्थापना के साथ, 1948 में कंपनी की स्थापना होती है। तो उस स्थापना के साथ 1948 में सोइचिरो होंडा और टाकेओ फुजीसावा ने एक स्पष्ट लक्ष्य रखा, एक टारगेट रखा, एक विजन रखा। वो विजन था जापान के युद्ध के बाद, अब युद्ध खत्म हो चुका था, तो युद्ध के बाद के समाज की परिवहन जरूरतों को पूरा करने के लिए सस्ती, विश्वसनीय और इनोवेटिव मोटरसाइकिलें बनाना, जो बाइक आती है वो बनाना, ये युद्ध के बाद उनका ये लक्ष्य था। तो उन्होंने शुरू किया। अब युद्ध ने जापान की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया था, ये तो था ही दोस्तों, और अधिकांश लोग साइकिलों या महंगे आयातित वाहनों पर निर्भर थे, या तो साइकिल खरीदते थे या जो विदेशों से आयात किए जाते थे वाहन, उस पर निर्भर थे। तो इस दौर में जो मैंने बताया, इन हालातों में होंडा ने अपनी पहली पूर्ण मोटरसाइकिल ड्रीम डी टाइप लॉन्च करने के लिए कदम उठाए, जो कंपनी के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि बन गई। तो दोस्तों इन हालातों में होंडा ने अपनी पहली पूर्ण मोटरसाइकिल ड्रीम डी टाइप लॉन्च करने के लिए कदम उठाए, जो कंपनी के लिए एक ऐतिहासिक अचीवमेंट बन गई। ये मोटरसाइकिल न केवल टेक्नोलॉजी रूप से एडवांस थी, बल्कि इसने होंडा को जापान के उभरते मोटरसाइकिल बाजार में एक विश्वसनीय नाम बनाया। 1949 में होंडा ने ड्रीम डी टाइप को पेश किया। ये एक 98 सीसी की 2 स्ट्रोक मोटरसाइकिल थी, 2 स्ट्रोक का इंजन था 98 सीसी का। ये मोटरसाइकिल लॉन्च उन्होंने 1949 में की, जिसका डिजाइन सोइचिरो होंडा की इंजीनियरिंग प्रतिभा का परिचय देता था। इस मोटरसाइकिल का नाम ड्रीम सोइचिरो के उस दृष्टिकोण को दर्शाता था जो उन्होंने अपनी कंपनी के लिए देखा था, अपने इस दृष्टिकोण को जो अपने कंपनी के लिए सोइचिरो होंडा ने देखा था। लोगों के सपनों को साकार करने वाली मशीनें बनाना, ये उन्होंने कंपनी के दृष्टिकोण में ये उन्होंने सोचा था। अब ड्रीम डी टाइप, इसमें एक मजबूत स्टील की फ्रेम, विश्वसनीय सस्पेंशन और एक फ्यूल एफिशिएंट इंजन था,
जो इसे जापान की कठिन सड़कों के लिए आदर्श बनाता था। इसका इंजन 3 हॉर्स पावर की शक्ति उत्पन्न करता था, जो उस समय के लिए प्रभावशाली ये चीज थी, ये मशीन। ये मोटरसाइकिल की 40 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज देती थी, जिसने इसे मध्यम वर्ग के लिए यानी मिडिल क्लास के ग्राहकों के लिए एक आकर्षक वाहन बनाया। अब ड्रीम डी टाइप की सफलता का एक प्रमुख कारण था होंडा का उत्पादन और गुणवत्ता पर ध्यान। डी टाइप की सफलता का, इस मोटरसाइकिल की सफलता का एक प्रमुख कारण था होंडा का उत्पादन और गुणवत्ता पर ध्यान, क्वालिटी पर फोकस। तो सोइचिरो ने अपने कारखानों में आधुनिक मशीनें लगाई और प्रत्येक मोटरसाइकिल की कठोर जांच की, कठोर इन्वेस्टिगेशन की कि हर मायने में खरा उतरना चाहिए हमारा वाहन, इसलिए क्वालिटी के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो उन्होंने प्रत्येक मोटरसाइकिल की कठोर बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन करके बाहर निकाला, मैन्युफैक्चरिंग किया। उनके दर्शन गुणवत्ता पहले और मार्जिन बाद में, मात्रा बाद में, गुणवत्ता पहले और क्वांटिटी बाद में। क्वांटिटी पर फोकस नहीं करना है, पहले क्वालिटी पर फोकस करना है। ये उनका कॉन्सेप्ट था सोइचिरो होंडा का। तो उन्होंने कंपनी को प्रतिस्पर्धियों से अलग बनाया, अलग कर दिया इन सारी चीजों ने। इन गुणवत्ता पहले और मात्रा बाद में, इस सिद्धांत ने दूसरी कंपनियों से, प्रतिस्पर्धियों से होंडा कंपनी को अलग किया। और आज होंडा कहां से कहां पहुंच गई है आपको पता है। उस समय जापान में 50 से अधिक छोटी मोटरसाइकिल कंपनियां थी दोस्तों। ऐसा नहीं कि बस ये होंडा ने शुरुआत की थी, दूसरी भी 50 कंपनियां थी, लेकिन अधिक से ज्यादा कम क्वालिटी वाले प्रोडक्ट बनाती थी। होंडा ने दूसरों की इस कमी को अवसर में बदला। दूसरों की ये जो कमी थी, क्वालिटी पर फोकस कोई नहीं करता था, तो इसको उन्होंने अवसर में बदला, क्वालिटी को। और ड्रीम डी टाइप को एक भरोसेमंद विकल्प के रूप में स्थापित किया कि मार्केट में अगर कई सारी 50 से ज्यादा कंपनियां मोटरसाइकिल बनाती है, तो इसमें एक ऑप्शन के तौर पर किस मोटरसाइकिल को खरीदना चाहिए, जो परफेक्ट है वही खरीदता है आदमी। तो उन्होंने दूसरों की कमी को पूरा किया, इसलिए ये एक प्रकार की ड्रीम डी टाइप एक प्रकार की परफेक्ट मोटरसाइकिल बन गई। इस तरह उन्होंने दूसरों की कमी को आइडेंटिफाई किया रिसर्च करके, और बाद में अपनी कंपनी में लागू किया कि ये फॉल्ट है, ये भूल है, ये एरर है, तो इसको ठीक करो। दूसरे चाहे कुछ भी करे, हमें ठीक करना है। इस तरह दोस्तों क्वालिटी आती है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट होता है। अब टाकेओ फुजीसावा की व्यावसायिक कुशाग्रता ने भी इस मोटरसाइकिल की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने एक अनूठा वितरण नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डेवलप किया, जो पारंपरिक जो साइकिल की दुकानों से लेकर विशेष मोटरसाइकिल डीलरशिप तक फैला। फुजीसावा ने डीलरों को प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी सहायता प्रदान की। उन्होंने फुजीसावा ने डीलरों को ट्रेनिंग भी दी और टेक्नोलॉजी की सहायता भी प्रदान की, जिससे कस्टमर का विश्वास बढ़ा। उन्होंने आक्रामक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाई, जिसमें समाचार पत्रों और स्थानीय मेलों में ड्रीम डी टाइप का प्रदर्शन शामिल किया था। उन्होंने समाचार पत्रों में, न्यूज में दिया, जाहिरात दी, एडवर्टाइजमेंट दिया, और स्थानीय लोकल जो मेले होते हैं, फेयर जो होते हैं, वहां पर ड्रीम डी टाइप का परफॉर्मेंस भी किया गया। इसके कारण इसका जाहिर हो पाई ये जो उन्होंने डी टाइप मोटरसाइकिल बनाई थी वो। तो उनकी ये स्ट्रेटेजी थी, हर गांव और हर शहर में होंडा की पहुंच होनी चाहिए, उनकी ये स्ट्रेटेजी थी। 1950 तक होंडा की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 1950 तक, 1949 में उन्होंने डी टाइप लॉन्च की थी मोटरसाइकिल, और 1950 तक, अगले साल तक होंडा की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। और कंपनी ने प्रति माह, प्रति महीने 1000 मोटरसाइकिलों का उत्पादन शुरू कर दिया। हालांकि शुरुआती वर्ष चुनौतियों से भरे थे। कच्चे माल की कमी और सीमित पैसों ने उत्पादन को प्रभावित किया। इसके अलावा ड्रीम डी टाइप के शुरुआती मॉडलों में कुछ टेक्नोलॉजी समस्याएं भी थी, जैसे इंजन का गर्म हो जाना। तो सोइचिरो ने इन समस्याओं को जल्दी से हल किया, सॉल्व किया, और 1951 में एक बेहतर वर्जन लॉन्च किया। उनकी ये नीतिमत्ता, असफलता से सीखना और सुधार करना, ये उनकी नीतिमत्ता थी। होंडा की संस्कृति का हिस्सा बन गई ये नीति। 1952 में होंडा ने हमामात्सु में एक नया कारखाना खोला,
जिसने उत्पादन क्षमता को, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को दो गुना कर दिया। तो उत्पादन क्षमता भी 2 गुना हो गई। और बाद में 1953 तक होंडा ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया, C100 मॉडल का डेवलपमेंट। ये उन्होंने 1953 में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया था, जो बाद में सुपर कब के प्रोटोटाइप के रूप में जाना गया, ये 50 सीसी मोटरसाइकिल थी दोस्तों। ये जो C100 था वो 50 सीसी की मोटरसाइकिल थी, जो और भी किफायती थी और उपयोग में भी आसान थी। इस मॉडल ने होंडा कंपनी को छोटे इंजन वाली मोटरसाइकिलों के बाजार में लीडर बना दिया। इसी दौरान होंडा ने अपनी नजर अंतरराष्ट्रीय बाजारों पर डाली, विशेष रूप से दक्षिण पूर्व एशिया और अमेरिका पर। इस चैप्टर में हमने देखा कि कैसे ड्रीम डी टाइप ने होंडा को जापान के मोटरसाइकिल उद्योग में एक मजबूत खिलाड़ी बनाया। कैसे बन पाया, कैसे का जवाब आपको मिला। तो ये मोटरसाइकिल न केवल एक प्रोडक्ट थी, बल्कि सोइचिरो और फुजीसावा की पार्टनरशिप, क्वालिटी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और इनोवेशन के प्रति उनके जुनून का प्रतीक थी दोस्तों। अब 1953 तक होंडा ने 90,000 मोटरसाइकिलें बेची थी 1953 तक, और कंपनी वैश्विक मंच पर, वर्ल्ड स्टेज पर कदम रखने के लिए तैयार थी। अब ड्रीम डी टाइप की सफलता ने यह साबित कर दिया कि छोटे सपने अगर दृढ़ संकल्प और मेहनत के साथ पोषित किए जाए, पाले जाए, तो बड़े परिणाम दे सकते हैं। ये होंडा के द पावर ऑफ ड्रीम्स का दोस्तों, सपनों का पावर होता है। तो ये द पावर ऑफ ड्रीम्स दर्शन इनका है, कॉन्सेप्ट है, उसका पहला साकार रूप था दोस्तों। अब शुरू करते हैं दोस्तों तीसरा चैप्टर। तो तीसरा चैप्टर है सुपर कब की रिवॉल्यूशन, 1958 से 1963 तक का समय। तो 1950 के दशक के अंत तक, 1948 में कंपनी की स्थापना हुई। 1950 का दशक जो था, 1941 से 1950 तक का, तो 1950 के दशक के अंत तक होंडा मोटर कंपनी जापान के मोटरसाइकिल बाजार में एक उभरता हुआ नाम बन चुकी थी। ड्रीम डी टाइप की सफलता ने कंपनी को टेक्नोलॉजी और व्यावसायिक रूप से मजबूत किया। ड्रीम डी टाइप उनका सफल प्रोडक्ट था होंडा कंपनी का। तो इस सफलता ने कंपनी को टेक्नोलॉजी और व्यावसायिक रूप से मजबूत किया था। लेकिन सोइचिरो होंडा और ताकेओ फुजीसावा का सपना इससे कहीं बड़ा था दोस्तों, इतना छोटा सपना नहीं था उनका। वे ऐसी मोटरसाइकिल बनाना चाहते थे जो न केवल जापान बल्कि पूरी दुनिया में सस्ती, उपयोगी और विश्वसनीय हो, ऐसी मोटरसाइकिल बनाना चाहते थे। तो 1958 में इस सपने ने होंडा सुपर कब C100 के रूप में आकार लिया। इस सपने ने एक आकार लिया, होंडा सुपर कब C100, ये प्रोडक्ट उन्होंने बनाना, इस सपने को आकार लिया। इनकी जो महत्वाकांक्षा थी, एक ऐसी मोटरसाइकिल बनानी है जो विश्वसनीय, उपयोगी और सस्ती होनी चाहिए। तो उन्होंने इस सपने ने सुपर कब C100 प्रोडक्ट के रूप में आकार लिया। इस सपने ने, जो इतिहास की सबसे अधिक बिकने वाली मोटर वाहन बन गई। सुपर कब ने न केवल होंडा को एक वैश्विक स्टेज पर स्थापित किया सुपर कब ने, बल्कि मोटरसाइकिल इंडस्ट्री में एक क्रांति ला दी। सुपर कब की कहानी 1956 में शुरू हुई, जब सोइचिरो होंडा ने एक ऐसी मोटरसाइकिल की कल्पना की जो हर व्यक्ति के लिए सुलभ होनी चाहिए। ऐसी उन्होंने कल्पना की थी 1956 में, जब कंपनी चल रही थी, काम कर रहे थे, तब रिलैक्स हुए होंगे किसी दिन, तो उन्होंने सोचा होगा कि एक ऐसी मोटरसाइकिल बनानी चाहिए, कल्पना की उन्होंने, जो हर व्यक्ति के लिए सुलभ हो। अब उस समय जापान में मोटरसाइकिलें मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा उपयोग की जाती थी और वे अक्सर जटिल और रख रखाव में महंगी होती थी, जटिल भी थी और मेंटेनेंस में भी महंगी होती थी। तो सोइचिरो ने एक ऐसी मशीन डिजाइन करने का फैसला किया जो महिलाओं, बुजुर्गों और नए राइडर्स के लिए भी आसान हो, सबके लिए आसान हो। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि सुपर कब C100 को 1958 में लॉन्च किया गया। ये 50 सीसी की मोटरसाइकिल थी, जिसमें 4 स्ट्रोक इंजन, स्वचालित सेंट्रीफ्यूगल क्लच, ऑटोमेटिक सेंट्रीफ्यूगल क्लच भी थी और एक स्टेप थ्रू डिजाइन था दोस्तों।
इसका वजन सिर्फ 65 किलोग्राम था और ये 70 किलोमीटर प्रति लीटर की असाधारण माइलेज देती थी। दोस्तों, सुपर कब का डिजाइन इतना सरल और आकर्षक था कि इसे लोगों की मोटरसाइकिल कहा जाने लगा। सुपर कब की टेक्नोलॉजी विशेषताएं इसे अपने समय के से बहुत आगे ले गई। दोस्तों, जो सुपर कब उनकी मोटरसाइकिल थी, उसकी टेक्नोलॉजी की यूनिकनेस जो थी, उसने इसे अपने समय से बहुत आगे ले गई। इसका 4 स्ट्रोक इंजन 2 स्ट्रोक इंजनों की तुलना में कम धुआं और शोर पैदा करता था, कम आवाज भी पैदा करता था, कम धुआं पैदा करता था, जिसने इसे शहरी क्षेत्रों में लोकप्रिय बनाया। शहरी क्षेत्रों में ज्यादा आवाजाही होती है तो धुआं कम था, इसलिए इसने शहरी क्षेत्रों में लोकप्रिय बनाया इसको C100 को। बस स्वचालित ऑटोमेटिक क्लच ने गियर बदलने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया, जिससे इसे चलाना आसान हो गया। इसके अलावा सुपर कब का प्रेस्ड स्टील फ्रेम मजबूत और हल्का था और इसका प्लास्टिक बॉडी पैनल के मौसम प्रतिरोधी बनाता था। प्लास्टिक का जो बॉडी था वो इसे मौसम, जो बारिश होती है, गर्मी होती है, तो उन मौसम से प्रतिरोधी बनाता था। सोइचिरो होंडा ने इसे रोजमर्रा की जिंदगी का साथी बनाने के लिए एक डिस्क्रिप्शन पर ध्यान दिया। रोजमर्रा की जिंदगी का साथी बनाने के लिए ताकेयो फुजीसावा की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ने सुपर कब को वैश्विक सफलता दिलाई। सिर्फ जापान में ही नहीं, अब वैश्विक सफलता दिलाई। उन्होंने इसे आप जहां भी हो होंडा के नारे से पेश किया, जो होंडा की सुलभता और विश्वसनीयता को दर्शाता था। जापान में सुपर कब को डाकघरों, छोटे व्यवसायों और डिलीवरी सेवाओं के लिए आदर्श माना गया। फुजीसावा ने डीलर नेटवर्क को, यानी डीलरशिप का जो उनका नेटवर्क था, उसको और एक्सपेंड किया और सुपर कब जो उनकी प्रोडक्ट थी उसको किफायती कीमत लगभग 55,000 येन जापानी करेंसी में बेचा गया। 1959 तक होंडा ने प्रति माह 10,000 सुपर कब का उत्पादन शुरू कर दिया, जो उस समय किसी भी मोटरसाइकिल निर्माता के लिए रिकॉर्ड तोड़ ये दोस्तों उत्पादन था। सुपर कब की सबसे बड़ी छलांग तब लगी जब होंडा ने 1959 में अमेरिकी बाजार में प्रवेश किया। सुपर कब की सबसे बड़ी छलांग यानी वृद्धि तब हुई जब होंडा ने 1959 में अमेरिकन बाजार में प्रवेश किया। उस समय अमेरिका में मोटरसाइकिलें बाइकर्स और रिबेल कल्चर से जुड़ी थी और जापानी मोटरसाइकिलों को कम आंका जाता था। जापानी मोटरसाइकिलों को फुजीसावा ने इस जो धारणा थी उसको बदलने के लिए एक साहसिक कदम उठाया। अब वो साहसिक कदम कौन सा था उसके बारे में जानते हैं। तो उन्होंने सुपर कब को यू मीट द नाइसेस्ट पीपल ऑन अ होंडा, उन्होंने इस अभियान के साथ इसको लॉन्च किया। सुपर कब को जो मोटरसाइकिलों को परिवारों, छात्रों और सामान्य लोगों के लिए एक मजेदार और सुरक्षित विकल्प के ऑप्शन के रूप में पेश करता था। इस अभियान ने अमेरिकी कंज्यूमर का दिल जीत लिया। 1963 तक होंडा ने अमेरिका में 90,000 सुपर कब मोटरसाइकिलें बेची। 90,000। अब देखो, और दूसरी ओर कंपनी अमेरिकी मोटरसाइकिल बाजार में अग्रणी लीडर बन गई। इस दौरान होंडा कंपनी ने उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए नए कारखाने भी स्थापित किए। 1960 में सुजुका में एक अत्याधुनिक कारखाना खोला गया 1960 में, जो सुपर कब के बड़े पैमाने पर उत्पादन को संभाल सकता था। हालांकि तेजी से एक्सपेंशन कंपनी का हो रहा था, तो इसमें कुछ चुनौतियां भी खड़ी थी, जैसे सप्लाई चेन में देरी और क्वालिटी कंट्रोल और सप्लाई चेन में देरी, ये चुनौतियां भी थी। इतने बड़े स्केल पर एक्सपेंशन कंपनी का हो रहा था तो सोइचिरो ने इन समस्याओं को तुरंत संबोधित किया, तुरंत ध्यान में लिया और होंडा की काइजन निरंतर सुधार की नीति ने सुनिश्चित किया कि सुपर कब की क्वालिटी बनी रहे। अब सुपर कब की सफलता ने होंडा को दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसे बाजारों में भी ले गया। सुपर कब की सफलता कंपनी को दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसे बाजारों में भी ले गया कंपनी को।
1963 तक सुपर कब की वैश्विक बिक्री 25 लाख इकाइयों को पार कर गई। 25 लाख वाहनों की बिक्री हुई और 25 लाख को भी पार कर गई। ये मोटरसाइकिलें न केवल एक उत्पाद थी, न केवल एक प्रोडक्ट थी, बल्कि होंडा के दर्शन, लोगों के लिए उपयोगी मशीनें बनाना जो उनका दर्शन था, उसका सिंबल भी थी दोस्तों। सुपर कब ने क्या किया कि मोटरसाइकिलों को एक लग्जरी लाइफ से एक रोजमर्रा की जरूरत में बदल दिया। इस चैप्टर में हमने देखा कि कैसे एक छोटी सी मोटरसाइकिल ने होंडा को वर्ल्ड लेवल की ब्रांड बनाया। एक पेन आती है ना, जो पेन बनाते हैं हम, उसका तो जमाना अब चल गया क्योंकि डिजिटल आ गए हैं, मोबाइल। तो जो पेन आती है, एक छोटी सी प्रोडक्ट आपको कहां से कहां पहुंचा सकती है, या आप इस आई बुक में से सीख सकते हो, होंडा कंपनी की आई बुक में से। तो इस अध्याय में हमने देखा कि एक छोटी सी मोटरसाइकिल ने होंडा को वर्ल्ड लेवल की ब्रांड बनाया और जब पावर ऑफ ड्रीम्स को दुनिया भर में फैलाया। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं चौथा चैप्टर। ये मैंने तीसरा चैप्टर आपको बताया। तो चौथा चैप्टर है वैश्विक विस्तार और अमेरिकी बाजार, 1959 से 1969 तक का समय। 1950 के दशक के अंत तक होंडा मोटर कंपनी ने जापान में अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। जापान की मैं बात कर रहा हूँ। और सुपर कब C100 की अभूतपूर्व सफलता ने सोइचिरो होंडा और टाकेओ फुजीसावा को वैश्विक मंच पर, वर्ल्ड स्टेज पर कदम रखने के लिए इंस्पायर किया। उनका लक्ष्य था कि सबसे बड़े और सबसे प्रतिस्पर्धी बाजार संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में प्रवेश करना उनका ये लक्ष्य था। 1959 में होंडा ने इस दिशा में एक साहसिक कदम उठाया, जिसने न केवल कंपनी को एक वैश्विक वर्ल्ड लेवल की ब्रांड बनाया, बल्कि मोटरसाइकिल उद्योग की धारणा को हमेशा के लिए बदल दिया। मोटरसाइकिल के प्रति जो धारणा थी, जो लोग सोचते थे, उस सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। इस अध्याय में होंडा के अमेरिकी बाजार में प्रवेश, उसकी शुरुआती असफलताएं, फेलियर और अंततः ऐतिहासिक सफलता की कहानी है। तो 1959 में होंडा ने अमेरिकन होंडा मोटर कंपनी की स्थापना लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में स्थापना की 1959 में। ये जापानी ऑटोमोबाइल निर्माता का अमेरिका में पहला कदम था। शुरुआत में होंडा ने बड़े मॉडल जैसे 250 सीसी और 300 सीसी की मोटरसाइकिल जैसे ड्रीम और बेली अमेरिकी बाजार में उतारी, ड्रीम और बेली को। लेकिन ये मॉडल अमेरिकी उपभोक्ताओं की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाए। अब दोस्तों अमेरिका में मोटरसाइकिलें लंबी दूरी की सवारी और भारी भरकम डिजाइन के लिए जानी जाती थी, जो हार्ले डेविडसन और ट्रायम्फ जैसे ब्रांडों को, जहां पर ट्रायम्फ और हार्ले डेविडसन जैसे ब्रांडों का प्रभुत्व था। होंडा की मोटरसाइकिलें जो जापान की छोटी सड़कों के लिए डिजाइन की गई थी, अमेरिकी राजमार्गों पर इंजन की विफलता यानी इंजन खराब हो जाना और स्थायित्व की समस्याओं का सामना करती थी। इस शुरुआती असफलता ने फेलियर ने होंडा को कठिन दोस्तों सबक सिखाया, क्योंकि उन्होंने तो बहुत बड़े सपने देखे थे कि अब अमेरिका में, लेकिन अमेरिका में पूरी की पूरी हालात अलग थे दोस्तों। ट्रांसपोर्टेशन के लंबी दूरी की यात्रा होती थी तो इंजन खराब हो जाता था। ऐसी समस्याएं सामने आने लगी जब उन्होंने लॉन्च की तब। तो वैश्विक बाजार में सफलता के लिए लोकल जरूरतों को समझना जरूरी है, जो उन्होंने अच्छे से सबक सीख लिया अमेरिका में, जो उन्होंने लॉन्च करने के बाद जो समस्या आई उसके बाद। तो ताकेओ फुजीसावा ने इस चुनौती को अवसर में बदला। दोस्तों ऐसी चुनौती को अवसर में कैसे बदला जा सकता है आप देखेंगे आगे। तो उन्होंने सुपर कब C100 को अमेरिकी बाजार में फिर से पेश करने का फैसला किया। 1960 में होंडा ने यू मीट द नाइसेस्ट पीपल ऑन अ होंडा अभियान शुरू किया, जो मोटरसाइकिलों को एक सकारात्मक यानी पॉजिटिव परिवार उन्मुख छवि देता था, परिवार उन्मुख इमेज देता था कंपनी की। इस अभियान में मोटरसाइकिलों को बाइकर गैंग की इमेज से अलग करके उन्हें छात्रों, गृहिणियों यानी घर का काम करती है गृहिणियों और सामान्य लोगों के लिए एक मजेदार और सुलभ सवारी के रूप में पेश किया। सुपर कब की किफायती कीमत लगभग $250, इंजन फ्यूल एफिशिएंसी और उपयोग में आसानी ने इसे अमेरिका में अप्रत्याशित रूप से लोकप्रिय बना दिया। इस तरह दोस्तों आपदा को अवसर में बदला जाता है दोस्तों।
तो उन्हें चुनौती को कैसे अवसर में बदला जाता है ये नहीं, ये जो सोच बदलनी होती है दोस्तों, दूसरा कुछ भी नहीं होता है। उन्होंने ये जो अभियान अपनाया तो इसमें मोटरसाइकिलों को बाइकर गैंग की छवि से अलग कर दिया। बाइकर गैंग की जो छवि थी, इमेज थी बाइक के मामले में, मोटरसाइकिल के मामले में, उसकी सोच को बदल दिया और छात्रों, गृहिणियों और सामान्य लोगों के लिए एक मजेदार और सुलभ सवारी के रूप में पेश किया होंडा कंपनी ने। सुपर कब की किफायती कीमत लगभग $250, फ्यूल में भी एफिशिएंट था और उपयोग में आसानी में इसे अमेरिका में अप्रत्याशित रूप से लोकप्रिय बना दिया। 1963 तक होंडा ने अमेरिका में 90,000 सुपर कब बेचे, सुपर कब मोटरसाइकिलें बेची और कंपनी अमेरिकी मोटरसाइकिल बाजार में सबसे बड़ी हिस्सेदारी हासिल करने वाली जापानी कंपनी बन गई। इस सफलता ने होंडा को अन्य दूसरे इंटरनेशनल बाजारों जैसे दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में विस्तार करने का आत्मविश्वास दिया। अब 1961 में होंडा ने थाईलैंड में अपनी पहली विदेशी उत्पादन सुविधा स्थापित की। विदेश में उत्पादन कार्य तो बाद में उन्होंने उत्पादन की, लेकिन विदेश में मोटरसाइकिलें उत्पादन करने की फैक्ट्री स्थापित की थाईलैंड में, जो सुपर कब का निर्माण करती थी। ये वैश्विकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। हालांकि अमेरिकी बाजार में होंडा की असली रिवॉल्यूशन 1969 में आई, जब कंपनी ने CB 750 लॉन्च किया। इसे दुनिया की पहली सुपर बाइक कहा गया। अब CB 750 में 750 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन, फ्रंट डिस्क ब्रेक फ्रंट में, इलेक्ट्रिक स्टार्टर और 120 माइल प्रति घंटे की शीर्ष टॉप स्पीड इसकी। इस मोटरसाइकिल ने यूरोपियन और अमेरिकी निर्माताओं जैसे BSA और हार्ले डेविडसन को सीधी चुनौती दी। इसकी कीमत, ये देखो जापानी लोग होते हैं ना, उनका डिसिप्लिन और काम करने का तरीका बिल्कुल अनूठा होता है दोस्तों, इसलिए उन्होंने BSA और हार्ले डेविडसन को सीधी चुनौती दी ये प्रोडक्ट लॉन्च करके। CB 750 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन और फ्रंट डिस्क ब्रेक, इलेक्ट्रिक स्टार्टर और 120 माइल प्रति घंटे की स्पीड के साथ इस बाइक को लॉन्च किया। अभी इसकी कीमत है लगभग $1,500 और एडवांस टेक्नोलॉजी ने इसे तुरंत हिट बना दिया। 1969 में CB 750 ने मोटरसाइकिल पत्रिकाओं में सुर्खियां बटोरी और होंडा को प्रीमियम मोटरसाइकिल बाजार में स्थापित किया। इस दशक में होंडा ने अपनी पहली प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए जापान में नए कारखाने खोले, जैसे सायामा प्लांट 1964 में बनाया गया। कंपनी ने क्वालिटी नियंत्रण और अनुसंधान और विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भारी इन्वेस्टमेंट किया। सोचिए होंडा का दर्शन, रेसिंग टेक्नोलॉजी को सड़क पर लाना, CB 750 के डिजाइन में स्पष्ट था दोस्तों। इस मोटरसाइकिल ने न केवल टेक्नोलॉजी इनोवेशन को प्रदर्शित किया, बल्कि होंडा की वैश्विक महत्वाकांक्षा को भी रेखांकित किया। अब 1969 तक होंडा दुनिया का सबसे बड़ा मोटरसाइकिल निर्माता बन चुका था, जो प्रति वर्ष 10 लाख से अधिक मोटरसाइकिलों का उत्पादन कर रहा था। इस अध्याय में हमने देखा कि कैसे होंडा ने असफलताओं से सीखकर सुपर कब और CB 750 जैसे क्रांतिकारी प्रोडक्ट के साथ अमेरिकी और वैश्विक बाजारों में अपनी जगह बनाई। ये दौर होंडा के द पावर ऑफ ड्रीम्स दर्शन का वैश्विक प्रसार था दोस्तों। द पावर ऑफ ड्रीम्स ये पहले जापान में प्रसार किया जाता था, लेकिन अब पूरी दुनिया में प्रसार किया जा रहा था, जिसने मोटरसाइकिल को एक सांस्कृतिक प्रतीक में बदल दिया। अब दोस्तों शुरू करते हैं अगला चैप्टर। तो 5वां चैप्टर है ऑटोमोबाइल में प्रवेश 1963 से 1976 का समय। 1960 के दशक की शुरुआत तक होंडा मोटर कंपनी मोटरसाइकिल इंडस्ट्री में एक वैश्विक लीडर बन चुकी थी। सुपर कब और CB 750 की सफलता ने कंपनी को टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल रूप से मजबूत किया, लेकिन सोइचिरो होंडा का सपना केवल मोटरसाइकिलों तक सीमित नहीं था। वह ऑटोमोबाइल उद्योग में कदम रखना चाहते थे, एक ऐसा क्षेत्र जो उस समय टोयोटा, निसान और अमेरिकी जायंट जैसे फोर्ड और जनरल मोटर्स के प्रभुत्व में था। 1963 में होंडा ने अपने पहले वाहनों की
360 ट्रक और S500 स्पोर्ट्स कार उसके साथ ऑटोमोबाइल बाजार में प्रवेश किया होंडा कंपनी ने। ये अध्याय होंडा की ऑटोमोबाइल यात्रा, विशेष रूप से सिविक और एकॉर्ड की सफलता और 1970 के दशक में उनकी वैश्विक स्थापना की कहानी है दोस्तों, ये 5वां अध्याय। तो 1963 में होंडा कंपनी ने T360 लॉन्च किया, जो जापान का पहला मिनी ट्रक था। ये 356 सीसी 4 सिलेंडर इंजन वाला कॉम्पैक्ट वाहन था, जो जापान के छोटे व्यवसायों और किसानों के लिए डिजाइन किया गया था। अब T360 की सफलता ने होंडा को ऑटोमोबाइल उत्पादन में आत्मविश्वास दिया कि अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी होंडा कंपनी आगे बढ़ सकती है, ऐसा आत्मविश्वास दिया। उसी वर्ष होंडा ने S500 यानी S500 पेश की, एक 2 सीट वाली स्पोर्ट्स कार जिसमें 531 सीसी का इंजन और 9500 आरपीएम की उच्च हाई स्पीड थी। तो S500 का डिजाइन सोइचिरो की रेसिंग जड़ों को दर्शाता था दोस्तों, रेसिंग की जड़ों को दर्शाता था सोइचिरो होंडा की, और इसने होंडा की टेक्नोलॉजी क्षमता को प्रदर्शित किया। टेक्नोलॉजी की क्षमता कितनी है होंडा कंपनी की, इसको प्रदर्शित किया लोगों के सामने। हालांकि ये दोनों वाहन मुख्य रूप से जापानी बाजार के लिए थे दोस्तों, ये दोनों वाहन जो मैंने बताया आगे वो। और होंडा को वैश्विक ऑटोमोबाइल बाजार में प्रवेश के लिए और अधिक इनोवेशन की आवश्यकता थी। अब क्या था कि होंडा को वैश्विक पूरी दुनिया के ऑटोमोबाइल बाजार में प्रवेश करने के लिए ज्यादा इनोवेशन की आवश्यकता थी। तो 1972 में होंडा ने सिविक लॉन्च किया, जो कंपनी की ऑटोमोबाइल यात्रा में एक मील का पत्थर साबित हुआ। सिविक एक कॉम्पैक्ट कार थी दोस्तों, जिसे मैन मैक्सिमम मशीन मिनिमम, मैन मैक्सिमम यानी ज्यादा लोग, मशीन मिनिमम छोटा मशीन ज्यादा लोग, इस दर्शन के तहत डिजाइन किया गया था। इसका मतलब था कि अधिकतम यात्री स्थान और न्यूनतम मशीनरी, या ज्यादा अधिकतम यात्री यानी ज्यादा पैसेंजरों का जगह और न्यूनतम मशीनरी, छोटी मात्रा में मशीनरी और ज्यादा लोग एक साथ ट्रैवल कर सकते थे। इसका ये स्लोगन आप समझ सकते हो, इजी है। तो सिविक ने 1169 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन, फ्रंट व्हील ड्राइव और 50 माइल प्रति गैलन की प्रभावशाली फ्यूल एफिशिएंसी थी। 1973 के ऑयल क्राइसिस के दौरान जब पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही थी, सिविक की किफायती प्रकृति ने इसे अमेरिका और यूरोप में लोकप्रिय बना दिया। अब 1975 में होंडा ने सिविक सीवीसीसी का मतलब होता है कंपाउंड वर्टेक्स कंट्रोल्ड कंबेंशन इंजन पेश किया, सीवीसीसी इंजन पेश किया। सीवीसीसी का पूरा नाम में बताया मैंने, तो ये उन्होंने सीवीसीसी इंजन पेश किया, जो अमेरिका के कठोर क्लीन एयर एक्ट मानकों को बिना कैटालिटिक कन्वर्टर के पूरा करता था। ये टेक्नोलॉजी अचीवमेंट थी दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी अचीवमेंट थी जिसने होंडा को पर्यावरण के प्रति जागरूक ब्रांड के रूप में स्थापित किया। अब 1976 में होंडा ने एकॉर्ड लॉन्च किया, जो जल्द ही दुनिया भर में बेस्ट सेलर बन गया। एकॉर्ड एक मिनी साइज सेडान थी, जिसमें 1600 सीसी का इंजन, बेहतर सस्पेंशन और आधुनिक डिजाइन था। इसकी विश्वसनीयता, फ्यूल एफिशिएंसी और किफायती कीमत लगभग $4000। इसने इन सारी खूबियों ने इसे मध्यम वर्ग के लिए, मिडिल क्लास के लिए एक आदर्श वाहन बनाया। एकॉर्ड ने होंडा को अमेरिकी बाजार में एक गंभीर ऑटोमोबाइल निर्माता के रूप में स्थापित किया। अब होंडा कोई ऐसा वैसी ब्रांड नहीं, एक गंभीर ब्रांड थी जिसको हर कंपनी गंभीरता से ले रही थी। और ये टोयोटा की कैमरी और फोर्ड की टॉरस जैसी कारों के साथ कंपटीशन करने लगा होंडा का कंपनी। तो 1976 तक होंडा की कारें 50 से अधिक देशों में बिक रही थी और कंपनी ने 10 लाख से अधिक वाहनों का उत्पादन किया। इस दौर में होंडा ने अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए जापान में नए कारखाने खोले और अनुसंधान और विकास यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भारी इन्वेस्टमेंट किया। सोइचिरो होंडा का दर्शन टेक्नोलॉजी लोगों के लिए होनी चाहिए, ये उनका दर्शन था।
सिविक और एकॉर्ड के डिजाइन में स्पष्ट दिखाई देता था ये उनका दर्शन सुजुकी और होंडा का। हालांकि ऑटोमोबाइल बाजार में प्रवेश आसान नहीं था दोस्तों, कुछ कुछ चुनौतियां भी थी। होंडा को जापानी सरकार की नीतियों जो बड़े निर्माताओं को प्रायोरिटी देती थी और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। जापानी नीतियों जो बड़े जो निर्माता होते थे ऑटोमोबाइल में, तो उनको प्रायोरिटी देती थी और छोटे निर्माताओं को कोई जगह नहीं थी। ये जापान की नीति थी। ये नीति भी उनके लिए एक चुनौती थी और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा करना ये भी एक चुनौती थी। फिर भी ताकेओ फुजीसावा की स्ट्रेटेजी और होंडा की गुणवत्ता ने इन चुनौतियों पर काबू पाया। अब 1970 के दशक में होंडा ने अमेरिका में अपनी पहली कार उत्पादन सुविधा की योजना बनाई। कार उत्पादन सुविधा यानी कार को उत्पादन करने की सुविधा यानी फैक्ट्री की योजना बनाई 1970 के दशक में, जो 1982 में ओहियो में खुली। ओहियो जगह है वहां पर उसकी खोला गया। तो इस अध्याय में हमने देखा कि कैसे होंडा ने मोटरसाइकिलों से ऑटोमोबाइल तक की छलांग लगाई। ये कंपनी ने छलांग लगाई एकदम अचानक से और सिविक और एकॉर्ड जैसी कारों के साथ वैश्विक ऑटोमोबाइल बाजार में अपनी जगह बनाई। ये दौर होंडा के इनोवेशन, एनवायरमेंटल जिम्मेवारी और द पावर ऑफ ड्रीम्स के वैश्विक प्रसार का प्रतीक था दोस्तों। अब दोस्तों शुरू करते हैं छठा चैप्टर, लग्जरी ब्रांड एकुरा की शुरुआत 1986। दोस्तों 1980 के दशक तक होंडा मोटर कंपनी मोटरसाइकिल और ऑटोमोबाइल दोनों क्षेत्रों में एक वैश्विक शक्ति बन चुकी थी। सिविक और एकॉर्ड जैसी कारों ने होंडा को विश्वसनीयता, फ्यूल एफिशिएंसी और किफायती मूल्य के लिए ज्यादा पहचाना नाम बना दिया था। लेकिन सोइचिरो होंडा और उनके उत्तराधिकारियों का दृष्टिकोण इससे कहीं आगे था। उत्तराधिकारी यानी वो भी अच्छे थे, इसलिए उनका दृष्टिकोण उनसे भी आगे था। वे न केवल मध्यम वर्ग के लिए वाहन बनाना चाहते थे, बल्कि लग्जरी और प्रीमियम बाजार में भी अपनी छाप छोड़ना चाहते थे। 1986 में होंडा ने एकुरा ब्रांड लॉन्च करके इस दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया, जो जापानी ऑटोमेकर द्वारा पहला लग्जरी ब्रांड था। ये अध्याय एकुरा की शुरुआत, इसकी स्ट्रेटेजी और होंडा की वैश्विक ब्रांड की छवि पर इसके प्रभाव की कहानी है दोस्तों। ये जो हमारा अध्याय है एकुरा की शुरुआत, इसकी स्ट्रेटेजी क्या थी और होंडा की वैश्विक ब्रांड की वर्ल्ड लेवल पर जो ब्रांड की छवि थी, उस छवि पर, उस इमेज पर इस प्रोडक्ट के प्रभाव की कहानी है दोस्तों। तो 1980 के दशक की शुरुआत में अमेरिकी ऑटोमोबाइल बाजार में लग्जरी कारों की डिमांड बढ़ रही थी। BMW, मर्सिडीज बेंज और कैडिलैक जैसे ब्रांड इस सेगमेंट पर हावी थे, लग्जरी सेगमेंट पर हावी थे। लेकिन उनकी कारें अक्सर महंगी और मेंटेनेंस में जटिल होती थी। होंडा ने इस अवसर को पहचाना, इस पहले जो मोटरसाइकिल की कमी को पहचाना था, इस तरह इस अवसर को पहचाना और एक ऐसा लग्जरी ब्रांड बनाने का फैसला किया जो यूरोपियन और अमेरिकन प्रतिस्पर्धियों को विश्वसनीयता, इनोवेशन और बेहतर मूल्य के साथ चुनौती दे सके। जो यूरोपियन और अमेरिकी प्रतिस्पर्धियों को विश्वसनीयता, इनोवेशन और बेहतर मूल्य के साथ चुनौती दे सके। उन्होंने तय किया कि हमारी प्रोडक्ट विश्वसनीय, इनोवेटिव और बेहतर मूल्य यानी पैसों में भी थोड़ी किफायती होनी चाहिए और क्वालिटी भी उनकी टक्कर की होनी चाहिए। ये स्ट्रेटेजी थी उनकी। अब एकुरा का विचार 1981 में शुरू हुआ, जब होंडा ने प्रोजेक्ट XF शुरू किया, जिसका उद्देश्य प्रीमियम कारों का डिजाइन और डेवलपमेंट था। ये ब्रांड होंडा की मौजूदा छवि से अलग होगा ताकि लग्जरी खरीदारों को आकर्षित किया जा सके। अब 1986 में एकुरा को आधिकारिक तौर पर अमेरिका में लॉन्च किया गया, जिसमें 2 मॉडल पेश किए गए, एक इंटेग्रा और एक लीजेंड। तो इंटेग्रा एक स्पोर्टी कूप और सेडान थी, जिसमें 1.6 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन, सटीक हैंडलिंग और आधुनिक डिजाइन था। इसकी कीमत लगभग $12,000 थी, जो इसे युवा पेशेवर, जो युवा व्यवसायी थे, उनके लिए आकर्षक बनाती थी। दूसरी ओर लीजेंड एक फ्लैगशिप सेडान कार थी, जिसमें 2.5 लीटर V6 इंजन, लग्जरी इंटीरियर
और एडवांस सुविधाएं जैसे पावर स्विच और प्रीमियम ऑडियो सिस्टम थे। जो लीजेंड की कीमत लगभग $20,000 थी, जो BMW 5 सीरीज और मर्सिडीज ई क्लास के काफी कम थी। दोनों मॉडलों ने होंडा की इंजीनियरिंग प्रतिभा को प्रदर्शित किया। इन दोनों मॉडलों ने जो होंडा कंपनी की इंजीनियरिंग प्रतिभा थी, कितनी हद तक बड़ी है, कितनी हद तक प्रभावशाली है, उस इंजीनियरिंग प्रतिभा को प्रदर्शित किया इन दोनों प्रोडक्ट ने, और लग्जरी बाजार में नया मानक स्थापित किया इन दोनों प्रोडक्ट ने। एक्टिवा की सफलता का एक प्रमुख कारण था इसका डीलर नेटवर्क। अब डीलर नेटवर्क इसकी सफलता का एक प्रमुख कारण था। होंडा ने एक्टिवा के लिए अलग डीलरशिप स्थापित की जो प्रीमियम ग्राहक अनुभव प्रदान करती थी, प्रीमियम कंज्यूमर एक्सपीरियंस प्रदान करती थी। जो उनकी एक्टिवा के लिए अलग प्रकार की डीलरशिप स्थापित की थी वो। होंडा कंपनी के इन शोरूम्स में ट्रेन किया हुआ स्टाफ, आधुनिक सुविधाएं और कंज्यूमर केंद्रित सर्विसेज थी। होंडा ने मार्केटिंग में भी भारी इन्वेस्टमेंट किया वैसे, जिसमें एक्टिवा को परिशुद्धता और प्रदर्शन के ब्रांड के रूप में पेश किया गया था। 1986 में एक्टिवा ने अपने पहले वर्ष में 52,000 यानी 52,000 वाहन बेचे, जो एक नए लग्जरी ब्रांड के लिए प्रभावशाली था दोस्तों। अब इंटेग्रा, उसको मोटर ट्रेंड पत्रिका ने इंपोर्ट कार ऑफ द ईयर का खिताब दिया, इंपोर्ट कार ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया, जबकि लीजेंड ने अपनी विश्वसनीयता और मूल्य के लिए प्रशंसा बटोरी। लीजेंड ने एक्टिवा की लॉन्चिंग ने जापानी ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए एक नया अध्याय खोला। इसकी सफलता ने टोयोटा लेक्सस 1989 की और निसान इन्फिनिटी 1989 की उसको अपने लग्जरी ब्रांड लॉन्च करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि एक्टिवा को कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। यूरोपियन ब्रांड्स की तुलना में एक्टिवा की ब्रांड पहचान शुरू में कमजोर थी और कुछ आलोचकों ने इसे होंडा की महंगी कारें कहकर खारिज किया। होंडा ने इन आलोचनाओं का जवाब गुणवत्ता और इनोवेशन से दिया। 1987 में लीजेंड कूप लॉन्च किया गया और 1991 में एक्टिवा NSX सुपर कार उसने दुनिया को चौंका दिया। NSX, अब ये जो NSX थी जिसे होंडा ने जापान में विकसित किया, पहली ऑल एल्यूमिनियम मोनोकोक कार थी जो फेरारी और पोर्श को टक्कर देती थी। दोस्तों, एक्टिवा की शुरुआत ने होंडा की ब्रांड की जो इमेज थी उसको और ऊंचा किया। ये दिखाया कि एक जापानी कंपनी न केवल किफायती कारें बल्कि वर्ल्ड लेवल की लग्जरी और प्रदर्शन वाले वाहन भी बना सकती है। लग्जरी और प्रदर्शन बिल्कुल परफॉर्मेंस में सटीक हो ऐसे वाहन भी बना सकती है जापानी कंपनी, ये उन्होंने साबित किया। 1989 तक एक्टिवा ने अमेरिका में 1,38,000 वाहन बेचे और ये कनाडा और हांगकांग जैसे बाजारों में भी विस्तार कर रहा था। इस अध्याय में हमने देखा कि कैसे एक्टिवा ने होंडा की महत्वाकांक्षा और द पावर ऑफ ड्रीम्स को लग्जरी बाजार में ले जाकर ऑटोमोबाइल उद्योग में एक नया इतिहास रचा। यह आपने देखा इस छठे चैप्टर में। तो अब शुरू करते हैं 7वां चैप्टर। तो 7वां चैप्टर है रेसिंग और टेक्नोलॉजी इनोवेशन। 1959 से 1990 तक का समय। होंडा मोटर कंपनी की सफलता केवल इसके किफायती मोटरसाइकिलों और कारों तक सीमित नहीं थी दोस्तों, इसकी आत्मा रेसिंग ट्रैक पर भी धड़कती थी। सोचिए, होंडा का मानना था कि रेसिंग वो प्रयोगशाला है जहां ऑटोमोबाइल बेहतर बनते हैं, ऑटोमोबाइल कंपनियां बेहतर बनती है, रेसिंग वो प्रयोगशाला है। 1959 में जब होंडा ने अंतरराष्ट्रीय रेसिंग में कदम रखा तो ये कंपनी के इनोवेशन, टेक्नोलॉजी इनोवेशन और वैश्विक महत्वाकांक्षा का प्रतीक था। तो ये दोस्तों 1959 से 1990 तक का ये दौर होंडा की जो रेसिंग अचीवमेंट थी उनका, जैसे आइल ऑफ मैन टीटी और फॉर्मूला 1 और इसके उत्पादन वाहनों पर प्रभाव, इन उपलब्धियों का प्रभाव क्या पड़ा उसकी कहानी है। इस अध्याय में हम होंडा की रेसिंग विरासत और इसके क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जैसे NSX सुपर कार को देखते हैं।
तो 1959 में होंडा ने आइल ऑफ मैन टीटी रेस में भाग लेकर वैश्विक ऑटोमोबाइल रेसिंग में प्रवेश किया। ये दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित और खतरनाक मोटरसाइकिल रेस थी, जिसमें ट्रायम्फ और नॉर्टन जैसे यूरोपियन ब्रांड हावी थे। होंडा की 125 सीसी मोटरसाइकिलें शुरुआत में प्रतिस्पर्धियों से पीछे थी, लेकिन सोइचिरो ने अपने इंजीनियरों को प्रेरित किया कि असफलता हमें बेहतर बनाती है, फेलर हमें बेहतर बनाती है। 1961 में होंडा ने 125 सीसी और 250 सीसी सीरीज में जीत हासिल की थी, विक्ट्री हासिल की थी और जापानी निर्माता के रूप में पहली बार टीटी ट्रॉफी जीती। इस जीत ने होंडा को टेक्नोलॉजी रूप से सक्षम और विश्वसनीय ब्रांड के रूप में स्थापित किया। रेसिंग में सीखी गई टेक्नोलॉजी जैसे हाई रेव इंजन और हल्के फ्रेम बाद में सुपर कब और सीबी 750 जैसे मॉडलों में शामिल की गई। अब 1964 में होंडा ने फॉर्मूला वन में प्रवेश किया, जो ऑटोमोबाइल रेसिंग का शिखर था। होंडा की RA271 कार, जिसमें 1.5 लीटर V12 इंजन था, जिसने 1965 में मैक्सिकन ग्रां प्री में अपनी पहली जीत हासिल की। हालांकि 1968 में आर्थिक चुनौतियों के कारण होंडा ने F1 फॉर्मूला वन से अस्थायी रूप से हटने का फैसला किया। 1983 में होंडा ने टर्बोचार्ज्ड इंजनों के साथ फॉर्मूला वन में वापसी की 1983 में और विलियम्स और मैकलेरन जैसी टीमों के साथ पार्टनरशिप की। 1986 से 1991 तक का होंडा ने F1 यानी फॉर्मूला वन में वर्चस्व कायम किया, जिसमें मैकलेरन होंडा ने 1988 से 88 में 16 में से 15 रेस जीती। ड्राइवर जैसे नेल्सन पिकेट और आयरटन सेना ने होंडा के इंजनों की बदौलत कई चैंपियनशिप जीती। F1 फॉर्मूला वन में होंडा की सफलता ने इसकी इंजीनियरिंग प्रतिभा को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित किया। अब रेसिंग के साथ साथ होंडा ने उत्पादन वाहनों में क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी पेश की। 1980 के दशक में होंडा ने VTEC यानी वेरिएबल वाल्व टाइमिंग एंड लिफ्ट इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल, VTEC का मतलब होता है VTEC, उसका मतलब होता है वेरिएबल वेल्व टाइमिंग एंड लिफ्ट इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल, इसका मतलब होता है इंजन सिस्टम डेवलप की। VTEC इंजन सिस्टम डेवलप की होंडा ने, जो इंजन की शक्ति और ईंधन फ्यूल एफिशिएंसी को संतुलित करती थी। अब VTEC का उपयोग पहली बार 1989 की इंटेग्रा में हुआ और अब बाद में सिविक SIR और NSX जैसे मॉडलों में शामिल किया गया। ये टेक्नोलॉजी आज भी होंडा की पहचान है दोस्तों। 1990 में होंडा ने एकुरा NSX लॉन्च किया, जिसे जापान की पहली सुपर कार कहा गया। NSX में 3 लीटर और V6 इंजन, मिड इंजन लेआउट और ऑल एल्यूमिनियम मोनोकॉक बॉडी थी। इसकी डिजाइन में F1 ड्राइवर आयरटन सेना की सलाह ली गई थी, जिसने हैंडलिंग को बेहतर बनाया। NSX ने फेरारी 348 और पोर्श 911 को कम कीमत लगभग $60,000 पर चुनौती दी। इस कार ने साबित किया कि होंडा न केवल किफायती वाहन बल्कि वर्ल्ड लेवल की प्रदर्शन वाली कारें बना सकता है। अब NSX की टेक्नोलॉजी जैसे हल्के सामग्री और वायु गतिकी बाद में होंडा की अन्य कारों में शामिल की गई। दोस्तों, इस दौर में होंडा ने अपने अनुसंधान और विकास रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स को केंद्रों का विस्तार किया, जैसे टोक्यो और ओहियो में। कंपनी ने रेसिंग और उत्पादन के बीच एक मजबूत तालमेल बनाया, जिसने इसके टेक्नोलॉजी नेतृत्व को मजबूत किया। हालांकि रेसिंग में भारी इन्वेस्टमेंट और 1980 के दशक के आर्थिक उतार चढ़ाव ने कंपनी पर दबाव डाला। फिर भी सोइचिरो का दर्शन जोखिम के बिना प्रगति नहीं होती है। ये होंडा को आगे बढ़ाता रहा। ये उनका दर्शन था सोइचिरो होंडा का, कि जोखिम के बिना प्रगति नहीं होती है। इसी दर्शन ने होंडा कंपनी को आगे बढ़ाया।
इस अध्याय में हमने देखा कि कैसे होंडा ने रेसिंग को इनोवेशन का आधार बनाया और आइल ऑफ मैन, फॉर्मूला वन और एनएसएस जैसे मील के पत्थरों के साथ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में क्रांति लाई। दोस्तों, ये दौर होंडा के द पावर ऑफ ड्रीम को ट्रैक से सड़क तक ले जाने का प्रतीक था। तो 8वां चैप्टर है भारत में होंडा की यात्रा 1984 से 2025 तक। होंडा मोटर कंपनी की वैश्विक सफलता की कहानी में भारत एक महत्वपूर्ण अध्याय है। 1980 के दशक में जब भारत का ऑटोमोबाइल और दो पहिया बाजार अभी विकास के प्रारंभिक चरण में था, होंडा ने इस उभरते बाजार में अवसर देखा। भारत की विशाल जनसंख्या, बढ़ती मध्यम वर्ग और सस्ते परिवहन की मांग ने होंडा के लिए एक आदर्श मंच प्रदान किया। 1983 में होंडा ने भारत में अपनी यात्रा शुरू की और अगले 4 दशकों में ये देश के सबसे बड़े दो पहिया और यानी टू व्हीलर और ऑटोमोबाइल ब्रांड में से एक बन गया। ये अध्याय भारत में होंडा की शुरुआत, इसके प्रमुख प्रोडक्ट और मेक इन इंडिया में योगदान की कहानी है। 1983 में होंडा ने हीरो मोटरकॉर्प, तत्कालीन हीरो साइकिल, उसके साथ पार्टनरशिप शुरू की, जिसके तहत हीरो होंडा मोटर्स लिमिटेड की स्थापना हुई। ये पार्टनरशिप भारत के दो पहिया बाजार यानी टू व्हीलर बाजार में क्रांतिकारी साबित हुई। ये पार्टनरशिप 1985 में लॉन्च हुई हीरो होंडा CD100 भारत की पहली 4 स्ट्रोक मोटरसाइकिल थी, जिसने अपनी फ्यूल एफिशिएंसी 80 किलोमीटर प्रति लीटर और विश्वसनीयता के लिए लोकप्रियता हासिल की। इसका नारा था फील इट, शर्ट इट, फॉरगेट इट। भारतीय कंज्यूमर के बीच गूंजा। 1990 के दशक तक हीरो होंडा भारत का सबसे बड़ा मोटरसाइकिल निर्माता बन गया, जिसमें स्प्लेंडर 1994 जैसे मॉडल ने बाजार पर कब्जा कर लिया। ये मॉडल आज भी भारत की सबसे अधिक बिकने वाली मोटरसाइकिलों में से एक है। 1999 में होंडा ने स्वतंत्र रूप से भारत में कदम रखा और होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया HMSI उसकी स्थापना की। 2001 में HMSI ने एक्टिवा स्कूटर लॉन्च किया, जो भारत का पहला ऑटोमेटिक स्कूटर था। एक्टिवा की आसान सवारी, 110 सीसी इंजन और यूनिकनेस डिजाइन ने इसे शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में हिट बना दिया। 2025 तक एक्टिवा भारत का सबसे अधिक बिकने वाला स्कूटर बना हुआ है, जिसकी कुल बिक्री 3 करोड़ इकाइयों को पार कर चुकी है। HMSI ने शाइन, डियो और CD यूनिकॉर्न जैसे मॉडलों के साथ अपने पोर्टफोलियो का एक्सपेंशन किया, जिसने इसे बजाज और TVS जैसे प्रतिस्पर्धियों के साथ मुकाबले में रखा। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में होंडा ने 1998 में होंडा सिटी के साथ भारतीय बाजार में प्रवेश किया। सिटी अपनी प्रीमियम डिजाइन, आरामदायक इंटीरियर और विश्वसनीयता के लिए मध्यम वर्ग के बीच लोकप्रिय हुई। 2003 में होंडा CR-V SUV लॉन्च की और 2006 में सिविक ने प्रीमियम सेडान सेगमेंट में धूम मचाई। होंडा की कारें जैसे अमेज और WR-V भारत के मूल्य संवेदनशील बाजार के लिए डिजाइन की गई थी। 2025 तक होंडा ने भारत में 20 लाख से अधिक कारें बेची और सिटी अपनी 7वीं पीढ़ी में एक मजबूत उपस्थिति बनाए हुए है। होंडा ने भारत में अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए 4 कारखाने स्थापित किए। मानसेर हरियाणा, तपुकारा राजस्थान, नरसापुरा कर्नाटक और विथलापुर गुजरात। ये कारखाने मेक इन इंडिया पहल का हिस्सा है, जो स्थानीय रोजगार और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। 2025 तक HMSI के कारखाने प्रति वर्ष 64 लाख 2 पहिया वाहन और होंडा कार्स इंडिया 2 लाख कारें उत्पादित करते हैं। होंडा ने 90% से अधिक लोकलाइजेशन हासिल किया, जिसने लागत को कम रखा और भारत को इसके वैश्विक निर्यात एक्सपोर्ट केंद्रों में से एक बनाया। होंडा की पर्यावरणीय प्रतिबद्धता भारत में भी स्पष्ट है। कंपनी ने अपने कारखानों में ग्रीन फैक्ट्री कॉन्सेप्ट लागू किया, जिसमें सोलर एनर्जी, जल संरक्षण यानी वाटर प्रोटेक्शन और अपशिष्ट मैनेजमेंट शामिल है। 2020 में HMSI ने BSVI उत्सर्जन मानकों को अपनाया,
और 2023 में एक्टिवा एच स्मार्ट जैसे मॉडलों में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पेश की। होंडा ने 2024 में भारत में अपने पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर एक्टिवा ई की अनाउंसमेंट की, जो 2025 में लॉन्च हुआ। हालांकि भारत में होंडा को चुनौतियां भी मिली। 2011 में होंडा और हीरो की साझेदारी खत्म हुई, जिसने HMSI को स्वतंत्र रूप से प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर किया। इसके अलावा एसयूवी सेगमेंट में देरी और इलेक्ट्रिक वाहनों में शुरुआती धीमी प्रगति ने कंपनी को प्रभावित किया। फिर भी होंडा ने अपनी गुणवत्ता और ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण से बाजार में अपनी जगह बनाए रखी। इस अध्याय में हमने देखा कि कैसे होंडा ने भारत की विविधता और जरूरतों को समझकर दो पहिया यानी 2 व्हीलर और 4 व्हीलर बाजार में सफलता हासिल की। ये भारत में द पावर ऑफ ड्रीम्स का प्रतीक है, जो इनोवेशन, लोकलाइजेशन और सामाजिक जिम्मेदारी को दर्शाता है। अब शुरू करते हैं दोस्तों 9वां चैप्टर, पर्यावरण एनवायरमेंटल इनोवेशन और हाइब्रिड वाहन। तो दोस्तों होंडा मोटर कंपनी ने हमेशा टेक्नोलॉजी इनोवेशन और मानव केंद्रित डिजाइन को प्रायोरिटी दी, लेकिन 1990 के दशक से कंपनी ने पर्यावरण यानी एनवायरमेंटल जिम्मेदारी को अपनी स्ट्रेटेजी का एक अभिन्न अंग बनाया। वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड लेवल पर बढ़ती पर्यावरण चिंताएं और सख्त उत्सर्जन नियमों के बीच होंडा ने क्लीन और टिकाऊ परिवहन समाधानों की दिशा में कदम उठाए। साल 1999 में होंडा ने इनसाइट अमेरिका में पहली हाइब्रिड कार लॉन्च करके ऑटोमोबाइल उद्योग में एक नया मानक स्थापित किया। यह अध्याय होंडा की एनवायरमेंटल पहल, हाइब्रिड और वैकल्पिक ईंधन वाहनों में इसके योगदान और 2050 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्यों की कहानी है। 1990 के दशक में जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण वैश्विक चर्चा के केंद्र में थे। अमेरिका और यूरोप में सख्त उत्सर्जन नियम लागू हो रहे थे और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर दबाव बढ़ रहा था। होंडा ने इस चुनौती को अवसर में बदला। 1975 में होंडा सिविक CVCC कंपाउंड वर्टेक्स कंट्रोल्ड कंबंशन CVCC इंजन ने पहले ही दिखा दिया था कि कंपनी क्लीन टेक्नोलॉजी में लीडर हो सकती है। अब CVCC ने कैटेलिटिक कन्वर्टर के बिना अमेरिकी क्लीन एयर एक्ट के मानकों को पूरा किया था। इस सफलता ने होंडा को हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की ओर प्रेरित किया, इंस्पायर किया। 1999 में होंडा ने इनसाइट लॉन्च किया, जो अमेरिका में पहली हाइब्रिड कार थी। इस 2 सीट वाली कार में 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन और एक इलेक्ट्रिक मोटर था, जो IMA यानी इंटीग्रेटेड मोटर असिस्ट सिस्टम द्वारा संचालित था। इनसाइट की ईंधन यानी फ्यूल एफिशिएंसी 70 माइल प्रति गैलन थी, जो उस समय की सबसे किफायती कारों में से एक थी। इसका एरोडायनेमिक डिजाइन और हल्का एल्यूमीनियम बॉडी एनवायरनमेंट के प्रति होंडा की प्रतिबद्धता को दर्शाता था। हालांकि इनसाइट की बिक्री सीमित रही, क्योंकि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी अभी उपभोक्ताओं के लिए, कंज्यूमर के लिए नई थी। फिर भी इसने होंडा को एनवायरमेंटल इनोवेशन में लीडर के रूप में स्थापित किया और टोयोटा प्रियस साल 2000 में अमेरिका में लॉन्च की गई थी, उसको प्रेरित किया। 2000 के दशक में होंडा ने हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को मुख्य धारा में लाने के लिए अपने लोकप्रिय मॉडलों में इसका उपयोग शुरू किया। 2003 में सिविक हाइब्रिड लॉन्च हुआ, जो पारंपरिक सिविक की तरह दिखता था, लेकिन 50 माइल प्रति गैलन की माइलेज देता था। 2006 में एकॉर्ड हाइब्रिड में प्रदर्शन और एफिशिएंसी का संतुलन प्रदान किया। दोस्तों होंडा की IMA सिस्टम अन्य हाइब्रिड सिस्टमों से अलग थी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक मोटर को पेट्रोल के सहायक के रूप में उपयोग करती थी। ये जो सिस्टम थी IMA सिस्टम, ये अलग थी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक मोटर जो थी उसको पेट्रोल इंजन के सहायक के रूप में, पेट्रोल इंजन जो थी उसके सहायक के रूप में उपयोग करती थी, जिससे लागत और जटिलता कम होती थी। 2010 तक होंडा ने 8 लाख से अधिक हाइब्रिड वाहन बेचे। होंडा ने वैकल्पिक ईंधन वाहनों में भी, जो ऑप्शनल फीड व्हीकल थे, उसमें भी इन्वेस्टमेंट किया। 2008 में FCX क्लैरिटी एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाहन लॉन्च किया गया था।
ये कार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बिजली में बदलती थी, जिसका एकमात्र उप उत्पादन यानी जो रिलीज होता है हवा में वो पानी था। अब FCF क्लैरिटी को कैलिफोर्निया और जापान में सीमित लीज पर उपलब्ध करवाया गया, जो होंडा की जीरो उत्सर्जन टेक्नोलॉजी की दिशा में प्रगति को दर्शाता था। हालांकि हाइड्रोजन बुनियादी ढांचे की कमी यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी ने इसके व्यापक उपयोग को सीमित किया। होंडा की पर्यावरणीय यानी एनवायरमेंटल स्ट्रेटेजी केवल वाहनों तक सीमित नहीं थी। कंपनी ने अपने कारखानों में ग्रीन फैक्ट्री कॉन्सेप्ट लागू किया, जिसमें सोलर एनर्जी और अपशिष्ट रिसाइकलिंग और जल संरक्षण यानी जो पानी आता है वाटर प्रोटेक्शन शामिल थे। 2010 में होंडा ने अनाउंसमेंट किया कि वो 2050 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हासिल कर लेगी, यानी जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लेगी। इसके लिए कंपनी ने इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवी और हाइब्रिड मॉडलों में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया। 2020 में होंडा ने एक कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक कार यूरोप और जापान में लॉन्च हुई, जिसने अपनी रेट्रो डिजाइन और उन्नत एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए प्रशंसा बटोरी। दोस्तों, भारत में होंडा ने 2023 में CTE HEV हाइब्रिड लॉन्च किया, जो 40 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज देता था। 2025 में एक्टिवा इलेक्ट्रिक एक्टिवा एक इलेक्ट्रिक स्कूटर भारतीय बाजार में पेश किया गया, जो शहरी मोबिलिटी के लिए डिजाइन किया गया था। होंडा ने भारत में बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों की स्थापना की योजना भी बनाई। इस अध्याय में हमने देखा कि कैसे होंडा ने एनवायरमेंटल इनोवेशन को अपने दर्शन का केंद्र बनाया, अपने कॉन्सेप्ट का केंद्र बनाया। इनसाइट, FCF क्लैरिटी और होंडा इलेक्ट्रिक जैसे वाहनों ने साबित किया कि कंपनी न केवल मोबिलिटी प्रदान करती है, बल्कि एक टिकाऊ भविष्य की दिशा में भी काम करती है। ये द पावर ऑफ ड्रीम्स का एनवायरमेंटल आयाम है। दोस्तों, अब शुरू करते हैं 10वां चैप्टर, संकट और पुनर्जनन 1990 से 2000 तक। तो 1990 का दशक होंडा मोटर कंपनी के लिए एक कठिन लेकिन परिवर्तनकारी दौर था। 1980 के दशक की अभूतपूर्व सफलता, जिसमें सिविक, एकॉर्ड और एकुरा की स्थापना शामिल थी, जिसने होंडा को वैश्विक ऑटोमोबाइल और मोटरसाइकिल उद्योग में एक जायंट कंपनी बनाया। लेकिन तेजी से बदलते वैश्विक बाजार, आर्थिक चुनौतियां और आंतरिक रणनीतिक स्ट्रेटेजिक गलतियों ने कंपनी को संकट में डाल दिया। इस दशक में होंडा ने नेतृत्व परिवर्तन, उत्पादन विकास में पिछड़ना और प्रतिस्पर्धियों का सामना किया, लेकिन अपनी इनोवेशन की भावना और सुधारों के माध्यम से पुनर्जनन हासिल किया। फिर से खड़ी हुई कंपनी। ये अध्याय होंडा के संकट, पुनरुत्थान और नए युग की शुरुआत की कहानी है। दोस्तों, ध्यान से सुनते हैं। तो 1990 के दशक की शुरुआत में जापानी बबल इकोनॉमी ढह गई, जिसने होंडा सहित कई जापानी कंपनियों को प्रभावित किया। निर्यात पर निर्भर होंडा को अमेरिका और यूरोप में मंदी का सामना करना पड़ा। इसके अतिरिक्त 1991 में कंपनी के संस्थापक सोइचिरो होंडा का निधन हो गया, जिसने कर्मचारियों और नेतृत्व के मनोबल को झटका दिया। सोइचिरो का करिश्माई नेतृत्व और जोखिम लेने का दर्शन, उनका कॉन्सेप्ट कंपनी की आइडेंटिटी था, पहचान था, और उनकी अनुपस्थिति ने एक अवकाश पैदा किया। 1992 में होंडा के चेयरमैन सोइचिरो इरिमाजिरी ने इस्तीफा दे दिया, जिससे नेतृत्व में अस्थिरता बढ़ी। नए अध्यक्ष नोबुहिको कावामोटो नाम के व्यक्ति ने नोबुहिको कावामोटो ने कंपनी को स्थिर करने की जिम्मेवारी ली, लेकिन चुनौतियां तो बनी रही। अब दोस्तों, स्ट्रेटेजिक गलती की अगर बात करें तो होंडा की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती थी एसयूवी बाजार में देरी। 1990 के दशक में अमेरिका में एसयूवी की डिमांड तेजी से बढ़ रही थी और फोर्ड, जीप और टोयोटा जैसे ब्रांड इस सेगमेंट पर हावी थे। होंडा ने 1995 में CR-V लॉन्च किया, जो एक कॉम्पैक्ट एसयूवी था, लेकिन ये देर से आया और शुरुआत में प्रतिस्पर्धियों से पीछे रहा। इसके अलावा होंडा के कुछ मॉडल जैसे 1990 के दशक की एकॉर्ड
डिजाइन और इनोवेशन में पुराने पड़ गए थे, जिससे बिक्री यानी सेल प्रभावित हुई। यूरोप में होंडा को डीजल इंजनों की कमी के कारण नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि यूरोपियन बाजार में डीजल कारें लोकप्रिय थी। आंतरिक रूप से होंडा की रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रक्रिया भी जटिल हो गई थी। सोचियो के समय में इंजीनियर्स को स्वतंत्रता और प्रयोग का अवसर मिलता था, लेकिन 1990 के दशक में ब्यूरोक्रेसी बढ़ने से इनोवेशन की गति धीमी पड़ गई। होंडा ने कई प्रायोगिक मॉडल लॉन्च किए, जैसे पासपोर्ट इसूजू के साथ पार्टनरशिप करके, जो गुणवत्ता और ब्रांड इमेज में कमजोर रहे। अब फॉर्मूला 1 से 1992 में होंडा की वापसी ने भी कंपनी की टेक्नोलॉजी नेतृत्व की इमेज को प्रभावित किया। हालांकि होंडा ने इन संकटों का जवाब सुधारों और स्ट्रेटेजिक पुनर्जनन के साथ दिया। 1993 में कावामोटो ने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM प्रणाली सिस्टम लागू की, जिसने उत्पादन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया और क्वालिटी पर ध्यान केंद्रित किया। होंडा ने अपने वैश्विक उत्पादन को पुनर्गठित किया, जिसमें अमेरिका के ओहियो और कनाडा के प्लांट्स को मजबूत किया गया। 1997 में CR-V का दूसरा वर्जन लॉन्च हुआ, जो बेहतर डिजाइन और प्रदर्शन के साथ SUV बाजार में हिट रहा। 1998 में होंडा ने सिविक की छठी पीढ़ी 6th जनरेशन और एकॉर्ड का नया मॉडल पेश किया, जो आधुनिक डिजाइन और VTEC, जिसका फुल फॉर्म में बता चुका हूँ आगे, तो VTEC इंजनों के साथ आए। इन मॉडलों ने होंडा की बिक्री को पुनर्जनन दिया, विशेष रूप से अमेरिका और एशिया में। 1999 में होंडा इनसाइट हाइब्रिड की लॉन्चिंग ने कंपनी को एनवायरमेंटल इनोवेशन में लीडर बनाया। इसके अलावा होंडा ने भारत जैसे उभरते बाजारों में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, जहां होंडा सिटी और एक्टिवा ने मजबूत प्रदर्शन किया। साल 2000 तक होंडा ने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को स्थिर कर लिया और वैश्विक बिक्री में वृद्धि दर्ज की। कंपनी ने 1999 में 25 लाख वाहन बेचे और इसकी मोटरसाइकिल डिवीजन ने सुपर कब और CBR मॉडलों के साथ नेतृत्व बनाए रखा। इस दशक ने होंडा को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया कि बदलते बाजार और उपभोक्ता जरूरतों के साथ तालमेल बनाना जरूरी होता है, कंज्यूमर की नब्ज पकड़नी जरूरी होती है। ये सबक सिखाया इन सारी चीजों ने, इन परिस्थितियों ने। अब इस अध्याय में हमने देखा कि कैसे होंडा ने आर्थिक नेतृत्व और स्ट्रेटेजिक संकटों का सामना किया और TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और CR-V और इनसाइट जैसे कदमों के साथ पुनर्जनन हासिल किया। ये दौर होंडा के द पावर ऑफ ड्रीम्स की फ्लेक्सिबिलिटी और अनुकूलन क्षमता को दर्शाता है, जो कंपनी को 21वीं सदी में नई ऊंचाइयों की ओर ले गया। अब दोस्तों शुरू करते हैं 11वां चैप्टर, भविष्य की ओर इलेक्ट्रिक वाहन और स्वायत्त वाहन, सेल्फ ड्राइविंग से अपने आप चलने वाले वाहन। तो 21वीं सदी के दूसरे दशक में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। इलेक्ट्रिक वाहन, स्वायत्त ड्राइविंग, सेल्फ ड्राइविंग मतलब उसका होता है, और स्मार्ट मोबिलिटी समाधान वैश्विक बाजार की दिशा तय कर रहे थे। होंडा मोटर कंपनी, जो अपनी इनोवेशन की विरासत और द पावर ऑफ ड्रीम्स दर्शन के लिए जानी जाती थी, इसने इस बदलाव को एक अवसर के रूप में देखा। दोस्तों 2020 के दशक में होंडा ने इलेक्ट्रिक वाहनों, सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी और 2050 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की। ये अध्याय होंडा के भविष्य केंद्रित दृष्टिकोण, इसके इलेक्ट्रिक व्हीकल और सेल्फ ड्राइविंग वाहनों की दिशा में प्रयास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में इसकी स्थिति की कहानी है। 2018 में होंडा ने अनाउंसमेंट किया था कि वो 2030 तक अपनी वैश्विक बिक्री का 2/3 हिस्सा इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों से प्राप्त करेगा। इस दिशा में पहला कदम था होंडा ई, एक कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक कार, जिसे 2020 में यूरोप और जापान में लॉन्च किया गया। होंडा ई ने अपनी रेट्रो मॉडर्न डिजाइन, 33.5 किलोवाट आवर बैटरी और 220 किलोमीटर की रेंज के लिए प्रशंसा बटोरी। इसकी डिजिटल डैशबोर्ड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित असिस्टेंट ने स्मार्ट मोबिलिटी की झलक दी। हालांकि इसकी सीमित रेंज और प्रीमियम कीमत लगभग 30,000 यूरो
जिसने इसे बड़े पैमाने पर अपनाने में बाधा डाली। फिर भी होंडा ई ने कंपनी की इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी की क्षमता को प्रदर्शित किया। दोस्तों 2022 में होंडा ने एलजी एनर्जी सॉल्यूशन के साथ मिलकर अमेरिका में एक बैटरी कारखाना स्थापित करने की अनाउंसमेंट की, जिसे 4.4 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया गया। इसके अंदर ये कारखाना जो 2025 में ओहियो में शुरू हुआ, प्रति वर्ष 40 गीगावाट प्रति आवर्स की 40 गीगावाट पर आवर की बैटरी उत्पादन करता है। होंडा ने सोनी के साथ भी पार्टनरशिप की, जिसके तहत सोनी होंडा मोबिलिटी यानी एसएचएम की स्थापना हुई। 2025 में एसएचएम सोनी होंडा मोटर्स ने एफिला उसको कहा जा सकता है, AFEELA एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक ईवी सीडान व्हीकल सीडान उसका प्रोटोटाइप पेश किया गया, जो 2026 में लॉन्च होने वाला है। अब एफिला ने लेवल 3 सेल्फ ड्राइविंग 91 किलोवाट आवर की बैटरी और 500 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज इसके अंदर मौजूद है। ये साझेदारी होंडा की टेक्नोलॉजी विशेषज्ञता और सोनी की सॉफ्टवेयर और मनोरंजन क्षमताओं का मिश्रण है। होंडा ने स्वायत्त ड्राइविंग में भी प्रगति की। 2021 में होंडा ने लेजेंड सेडान में लेवल 3 स्वायत्त टेक्नोलॉजी पेश की, जो जापान में सीमित बिक्री के लिए उपलब्ध थी। ये टेक्नोलॉजी ट्रैफिक जाम में ड्राइवर की निगरानी के बिना वाहन को संचालित कर सकती थी। होंडा ने जीएम जनरल मोटर्स की क्रूज डिवीजन जो थी उसके साथ मिलकर रोबो टैक्सी परियोजनाओं पर काम शुरू किया, जिसका लक्ष्य 2026 तक टोक्यो में स्वायत्त टैक्सी सेल्फ ड्राइविंग से चलने वाली टैक्सी सर्विस शुरू करना है। होंडा की एडीआई ऑटोमेटेड ड्राइविंग इंटेलिजेंस प्रणाली एआई और सेंसर टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है, जो सड़क सुरक्षा और एफिशिएंसी बढ़ाती है। दोस्तों 2024 में होंडा ने निसान के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल और सॉफ्टवेयर पार्टनरशिप की अनाउंसमेंट की, लेकिन लागत और स्ट्रेटेजिक मतभेदों के कारण ये 2025 में रद्द हो गई। इस सफलता ने होंडा को अपनी स्वतंत्र इलेक्ट्रिक व्हीकल स्ट्रेटेजी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। 2025 में होंडा ने 0 सीरीज इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉन्सेप्ट पेश किया, जिसमें सैलून और एसयूवी मॉडल शामिल है, जो 2026 में उत्तरी अमेरिका में लॉन्च होंगे। ये वाहन हल्के प्लेटफॉर्म और 100 किलोवाट प्रति आवर बैटरी के साथ 480 किलोमीटर से अधिक की रेंज प्रदान करते हैं। भारत में होंडा ने 2025 में एक्टिवा ई इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया, जो 100 किलोमीटर की रेंज और बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी के साथ आता था। होंडा ने भारत में चार्जिंग और बैटरी स्वैप स्टेशनों के नेटवर्क की योजना बनाई, जो शहरी मोबिलिटी को बढ़ावा देगा। होंडा की सिटी EHEV हाइब्रिड भी जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मशीन थी, वो भी भारत में लोकप्रिय रही, जो 2025 तक 2 लाख इकाइयों की बिक्री पार कर चुकी है। चुनौतियों के बावजूद टेस्ला और BYD से प्रतिस्पर्धा और बैटरी लागत और होंडा ने अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया। 2025 तक कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल और स्वायत्त सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी पर 10 ट्रिलियन येन यानी 65 बिलियन डॉलर आवंटित किए। होंडा का लक्ष्य 2040 तक सभी नए वाहनों को इलेक्ट्रिक व्हीकल या फ्यूल सेल वाहन बनाना है। इस अध्याय में हमने देखा कि कैसे होंडा ने इलेक्ट्रिक और सेल्फ ड्राइविंग वाहनों के युग में कदम रखा। होंडा एफिला और 0 सीरीज जैसे प्रोजेक्ट के साथ भविष्य को आकार दिया। ये द पावर ऑफ ड्रीम्स का नया आयाम है दोस्तों, जो स्मार्ट, सुरक्षित और टिकाऊ मोबिलिटी की ओर ले जाता है। अब दोस्तों शुरू करते हैं 12वां चैप्टर, होंडा की विरासत। तो होंडा मोटर कंपनी की कहानी एक साधारण ब्लैकस्मिथ के बेटे, ब्लैकस्मिथ मतलब लोहार का बेटा, सोइचिरो होंडा के सपनों से शुरू हुई थी, जो 1946 में एक छोटे से गैरेज में साइकिल इंजन बनाकर दुनिया को बदलने की राह पर निकला। 7 दशकों से अधिक समय में होंडा ने मोटरसाइकिलों, ऑटोमोबाइल और
इनोवेशंस के माध्यम से वैश्विक वर्ल्ड स्टेज पर अपनी पहचान बनाई। आज होंडा 150 से अधिक देशों में मौजूद है और इसकी सुपर कब, सिविक, एकॉर्ड और एनएसएक्स जैसी रचनाएं विश्वसनीयता, इनोवेशन और प्रेरणा का प्रतीक है। ये अंतिम अध्याय होंडा की विरासत, इसकी सामाजिक योगदान और द पावर ऑफ ड्रीम्स कॉन्सेप्ट की अमरता की कहानी है। तो सोइचिरो होंडा का दृष्टिकोण सरल लेकिन गहरा था। टेक्नोलॉजी का उद्देश्य लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना है, ये उनका दर्शन था, उनका कॉन्सेप्ट था। इस कॉन्सेप्ट ने होंडा को मोटरसाइकिलों से लेकर लग्जरी कारें, हाइब्रिड वाहनों और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी तक ले गया। दोस्तों, होंडा का सुपर कब, जिसने 1958 में दुनिया को बदला, आज भी उत्पादन में है वो और सुपर कब, और 2025 तक इसकी वैश्विक बिक्री 10 करोड़ इकाइयों को पार कर चुकी है। ये किसी भी मोटर वाहन के लिए अभूतपूर्व उपलब्धि है। सिविक और एकॉर्ड ने मध्यम वर्ग के लिए विश्वसनीय परिवहन को परिभाषित किया, जबकि एकुरा, एनएसएक्स और फॉर्मूला वन की जीत ने होंडा की टेक्नोलॉजी श्रेष्ठता को परफॉर्मेंस किया, टेक्नोलॉजी श्रेष्ठता का। भारत जैसे बाजारों में एक्टिवा और सिटी में लाखों परिवारों की गतिशीलता को, मोबिलिटी को सशक्त बनाया। होंडा की विरासत केवल प्रोडक्ट तक सीमित नहीं है, इसने उद्योग के मानकों को भी बदला। 1975 में सिविक सीवीसीसी ने पर्यावरणीय जिम्मेवारी का मार्ग प्रशस्त किया। 1999 में इनसाइट ने हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को मुख्य धारा में लाया। 2025 में होंडा की 0 सीरीज इलेक्ट्रिक व्हीकल और सोनी के साथ एफिला प्रोजेक्ट ने स्मार्ट और टिकाऊ भविष्य की झलक दी। होंडा की वीटेक टेक्नोलॉजी, हल्के एल्यूमिनियम फ्रेम और सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम ने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। कंपनी का काइडेन यानी निरंतर सुधार दर्शन जो था, और रेसिंग से सड़क तक, उसकी सोच ने इसे प्रतिस्पर्धियों से अलग किया। होंडा ने सामाजिक जिम्मेवारी में भी योगदान दिया। कंपनी ने अपने ग्रीन फैक्ट्री कॉन्सेप्ट के तहत कारखानों में सोलर एनर्जी, वाटर प्रोटेक्शन और अपशिष्ट रिसाइकलिंग को बढ़ावा दिया। 2025 तक होंडा ने वैश्विक कारखाने 30% रिन्यूएबल एनर्जी पर निर्भर है। होंडा के कारखाने भारत में होंडा ने सड़क सुरक्षा अभियान और शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से समुदायों को समर्थन दिया। होंडा फाउंडेशन ने एसटीईएम शिक्षा और पर्यावरणीय पहलों के लिए लाखों डॉलर दान दिया। कंपनी का 2050 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य एक टिकाऊ भविष्य के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हालांकि होंडा की यात्रा चुनौतियों से मुक्त नहीं थी। 1990 के दशक के आर्थिक संकट, एसयूवी बाजार में देरी और हाल के वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों में टेस्ला और बीवाईडी से प्रतिस्पर्धा ने कंपनी को कठिन निर्णय लेने के लिए मजबूर किया। निसान के साथ 2024 की असफल साझेदारी और फॉर्मूला वन से समय समय पर वापसी ने होंडा की स्ट्रेटेजी पर सवाल उठाए। फिर भी होंडा ने अपनी अनुकूलन क्षमता और इनोवेशन की भावना के साथ हर बार वापसी की। सोइचिरो का दर्शन था, असफलता से सीखो और आगे बढ़ो। आज भी कंपनी के कल्चर में जीवित है। 2025 में होंडा एक मल्टी डायमेंशनल कंपनी है जो मोटरसाइकिल, कार, पावर प्रोडक्ट्स जैसे जनरेटर और लॉन मोवर्स और यहाँ तक कि विमानन होंडा जेट में सक्रिय है, एक्टिव है। कंपनी ने 2024 में 40 लाख वाहन और 2 करोड़ 2 पहिया वाहन, 2 व्हीलर बेचे। भारत में होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया HMSI और होंडा कार्स इंडिया ने लोकल इकोनॉमी को सशक्त बनाया, जिसमें 90% लोकलाइजेशन और लाखों रोजगार सर्जन किए। होंडा का भविष्य इलेक्ट्रिक वाहनों, स्वायत्त ड्राइविंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित मोबिलिटी में निहित है, जो 2040 तक सभी नए वाहनों को इलेक्ट्रिक व्हीकल या फ्यूल सेल वाहन बनाने के लक्ष्य की ओर ले जा रहा है। दोस्तों, होंडा की विरासत, सोइचिरो और टाकेयो फुजीसावा की साझेदारी, उनके कर्मचारियों की मेहनत और दुनिया भर के कस्टमर के विश्वास का परिणाम है। इसकी विरासत ये एक ऐसी कंपनी की कहानी है जिसने सपनों को मशीनों में बदला और मशीनों को लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनाया।
द पावर ऑफ ड्रीम्स न केवल एक नारा है, न केवल एक स्लोगन है, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो होंडा को भविष्य की ओर ले जा रहा है। एक ऐसा भविष्य जहां गतिशीलता यानी मोबिलिटी सुरक्षित, टिकाऊ और सभी के लिए सुलभ होंगी। तो ये थी दोस्तों 12 चैप्टर की होंडा कंपनी पर आई बुक। मुझे मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी दूसरी आई बुक कंपनी पर देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। और दिल की गहराइयों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।